Hello everyone. So in this video we are going to do the concept Compton scattering. This is one of the failures of the classical mechanics, and this is also one of the reason which supported that quantum mechanics exist, that is light travels in form of quantas. Alright, so let's without wasting any further minutes, let's get into it. Although Einstein introduced the concept that light consists of quanta of energy in 1905, he did not directly treat the momentum carried by light until 1906. 1905 में माना गया कि आइंस्टाइन ने ही कहा कि हाँ भाई लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी में मूव ऑन करती होगी, मतलब एनर्जी होती है, सिंपल सी बात एनर्जी होती है फोटोन्स की, राइट। इसके अलावा बात है कि ही डिड नॉट डायरेक्टली ट्रीट द मोमेंटम कैरिड बाय लाइट। कहते हैं 1906 तक मोमेंटम क्या होगा लाइट का वो कुछ नहीं रखा गया आगे, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 1905 की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक सिर्फ एनर्जी वाज कंसीडर्ड एंड 1906 में कहीं ना कहीं मोमेंटम का टर्म आया। फिर आर्थर एच कॉम्पटन इन 1923 not only considered the energy but he also considered the momentum of X-ray photons। तो कहते हैं 1923 में कॉम्पटन नाम का एक बंदा है, उसने जो हमारे एक्स रे के फोटोन्स हैं उसका सिर्फ एनर्जी नहीं साथ साथ में उसका मोमेंटम को भी कंसीडर किया। दिस रिमार्केबल डेवलपमेंट कंप्लीटेड द पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट बाय शोइंग दैट फोटोन्स इन एडिशन टू एनर्जी also have a momentum that is h nu by c and are scattered like particles only। so अगर ये पॉइंट आपने लास्ट वीडियो में मेरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में नहीं समझा तो अभी मैं समझाती हूँ। देखो ये माना जाता था कि जितने भी पार्टिकल्स होती हैं, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, सपोज पार्टिकल लाइक नेचर जिनका होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूक्लियस कह रही न्यूट्रॉन्स हो गए, व्हाट्स एवर दीज आर लाइक कोई नॉर्मल बॉल्स एंड ऑल, कोई भी पार्टिकल जो है इस यूनिवर्स में वो जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास होती है एनर्जी, उनके पास होते हैं मोमेंटम। और वहीं अगर हम बात करें किसी वेव की, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गई, कहते हैं उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास होते हैं लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड अदर सच थिंग्स, ठीक है। तो बाद में हमने ये कहा कि जो लाइट है ना, लाइट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेव, तो फर्दर उसको बाद में कहा गया कि लाइट शुड बी अ पार्टिकल, मतलब लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल। तो लाइट के लिए एनर्जी तो पता चल गई, फोटोन्स की एनर्जी होती है एच न्यू, वो तो पता चल गया, लेकिन मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन अगर कोई चीज पार्टिकल नेचर की है तो उसका एनर्जी भी होना चाहिए, मोमेंटम भी होना चाहिए। तो कॉम्पटन ने उसका मोमेंटम की वैल्यू हमारे आगे रखी एंड बेसिकली मोमेंटम क्या है यहाँ पे, मोमेंटम इस एक्सपेरिमेंट में एक्स रे के फोटोन्स का है, ऑलराइट। तो एक्स रे के फोटोन्स हमने यूज किए, उनका मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज एच न्यू divided by c। energy is there in our hand, momentum is to be calculated in this video only। so ये अब लाइट जो है उसका एनर्जी एंड मोमेंटम से रिलेट करके बता रहा है कि लाइट का क्या होता है, एक पार्टिकल नेचर, ऑलराइट। तो आगे इसको कंसीडर करते हैं। The Compton effect or the Compton scattering is the reduction in the energy of high energy that is X-ray or gamma ray photons। कहते कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है, रिडक्शन इन एनर्जी, reduction in energy of high energy photons। कहते हैं एक हाई एनर्जी से फोटोन मूव करता हुआ आता है, करेक्ट। सब चलो ऐसे शो कर लेते हैं। हाई एनर्जी से एक फोटोन मूव ऑन करता आ रहा है, उसकी एनर्जी काफी हाई, सपोज E1 है, तो कहता है अब होगा क्या, रिडक्शन इन इट्स एनर्जी। तो इसकी एनर्जी अब आगे जहां मूव ऑन करेगा, आई एम नॉट शोइंग द एग्जैक्ट डायग्राम, बस मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए शो कर रही हूँ। मान लो एनर्जी E1 से आ रहा है, बाद में आफ्टर सम टाइम इसकी एनर्जी हो जाती है E2। सिर्फ इसी लाइन का मीनिंग समझा रही हूँ, रिडक्शन इन एनर्जी मतलब एनर्जी का कम होना, तो इसका मतलब हुआ E1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन E2। अगर यहाँ 5 जाउल्स है तो यहाँ पे 3.2 जाउल्स अगर कंसीडर करे केस, तो ऐसा ही कुछ केस है। एनर्जी में रिडक्शन आना, किसकी एनर्जी में रिडक्शन आ रही है, हाई एनर्जी फोटोन्स की। और फोटोन्स में अपन ने दिया भी है, या तो एक्सरे को यूज करेंगे या हम गामा रेज को यूज करने वाले हैं, ऑलराइट। ओके, आगे कंटिन्यू करते डेफिनेशन को। व्हेन दे आर स्कैटर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, वेरी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द टारगेट मटेरियल। तो हमारे पास कोई ना कोई एक टारगेट मटेरियल होगा, चलो ऐसे शो कर लेते हैं।
अब इसके अंदर हम सिर्फ एक एटम को देखते हैं। मान लो ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर ही पड़ा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये उसके बाद एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी भी बनाने के बाद जो लास्ट लेयर होगी, वेल दीज आर सपोज टू बी सर्कल्स, आई हैव ड्रॉन इट इन अ हेस्ट। तो यहाँ जो बाहर का लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। वी ऑल नो दैट द आउटर मोस्ट शेल इज अ वैलेंस शेल। और वही ऐसा शेल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर लूजली बाउंड। तो करना क्या है, कहते हैं अब होगा क्या, लाइट आई, लाइट नहीं, आई वुड से एक्सरे के फोटोन्स आए, एक्सरे आई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमने इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। अब मेरी बात समझो, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं और इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है इन टारगेट। देखो हम इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन टर्म दे सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने मेरी फोटो इलेक्ट्रिक वाली वीडियो देखी तो आपको ये पता होगा कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा करने पर, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो आई हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दैट वीडियो एज वेल कि सपोज दिस इज a shell called n-1, this is the nth shell, and let us suppose a shell in between or near to the nucleus, suppose that is n-10 shell. okay, तो एक शेल n ले लिया, एक n-1, एक n-10। अब सबसे पहले ये सोचो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा बाउंड होगा, n-10 वाला। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के एकदम पास में पड़ा है और न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा, नेगेटिव, करेक्ट। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बहुत टाइट बॉन्डिंग होगी। वहीं n-1 शेल की अगर इसके साथ कंपेयर करें तो बॉन्डिंग कम होगी, काफी कम, और nth शेल की एकदम ही कम, बॉन्डिंग कम होने वाली है। अब इसका एक और बता सकते हैं, जो बाहर वाला वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए बाहर से निकल जाते हैं। जो उसके अंदर की शेल से लेते हो उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और जो न्यूक्लियस के एकदम पास है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। रीजन बीइंग जो न्यूक्लियस के पास है वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। इसके लिए जो मैंने एग्जांपल बताई थी उस वीडियो में है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो अब हमारे पास मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना लूज बाउंड है कि सपोज यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आराम से ऐसे ही किया, न्यूक्लियस है यहाँ का याद रहेगा, ऊपर से ऐसे ही क्लिक मारा और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, कुछ इतना आसान। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसे कंसीडर करें, इट इज कंसीडर्ड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट फ्री एग्जैक्टली। इन रियलिटी अगर हम करें लिटरल मीनिंग देखें तो नहीं, लिटरल मीनिंग मत देखो कि एकदम ही फ्री है, एकदम फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस के साथ बाउंड ही है, बट बहुत ही वीकली बॉन्डेड है, आई वुड से। वीकली बॉन्डेड होने के कारण, लूजली बॉन्डेड होने के कारण हम इसे इजीली बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। और ओके, अब हमारे पास सारा सीन अभी तक की लाइनों को समझते हैं। द कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द रिडक्शन इन द एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स व्हेन दे आर स्कैटर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कहता होगा क्या, यहाँ आया, ये फोटोन्स वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पड़े, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके कारण अब जो हमारे फोटोन है वो स्कैटर हो गए। सपोज एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चला गया, एक डायरेक्शन में फोटोन चल गया। अभी भी मैं डायग्राम एकदम एक्यूरेट नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द डिटेल ऑफ द लाइन दैट इज गिवन टू यू ओवर हियर। अगर मेरे को डायग्राम एग्जैक्ट नहीं पता तो हम बस इन इंग्लिश की लाइंस को एक लिटरल मीनिंग क्या देंगे वो ऐसा कुछ होगा। तो देखो हमारे पास जो ये फोटोन था, चलो कोई और डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा फोटोन है, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है मान लो। अब होगा क्या, फोटोन यहाँ पे किसी से स्ट्राइक किया, सपोज यही इसी फेज में चला जाता है वापस, ऑलराइट, तो ये चला गया सेम और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर जाता है। आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल ओवर हियर। तो यहाँ पे अब देखो, अब हमारे पास जो फोटोन है वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया। अच्छा बोला यहाँ आ रहा था, किसी से टकराया और इधर चला गया। तो ये खुद नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल करके देखो, किसी से टकराने से स्पीड या तो कम हो जाती है या तेज हो जाती है। कभी भी एक बॉल लो, बॉल को एक वॉल में मारो, फिर वॉल से बजने के कारण अगर आपने वो हाई स्पीड पे भेजी थी, वो वॉल से बजने के बाद बाउंस करती है, बहुत हाई स्पीड में आगे जाती है। बट वहीं अगर कोई लो स्पीड से जा रही थी बॉल, अगर वो वॉल से बचती है तो थोड़ी कम स्पीड से आगे जाती है। ऐसे कुछ सीन होता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो फोटोन्स हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं या जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ मिलते हैं तो उस टाइम पे फोटोन्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। मोर ओवर जो फोटोन्स की कुछ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे दी जाती है। तो क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी गई, इसलिए वो आगे स्कैटर थोड़ी कम स्पीड से होते हैं। ये कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है, कम एनर्जी के साथ स्कैटर होंगे, विच देयर
विच देयर बाय गेन एनर्जी। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले एक फोटोन आया, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने के बाद जो फोटोन है वो स्कैटर हो जाता है, सपोज लाइक दिस, यहां चला गया सपोज फोटोन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या, फोटोन की एनर्जी एक हाई एनर्जी फोटोन आ रहा था, बट अब उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो चुकी है, लो हो गई उसकी एनर्जी, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट एट रेस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट था, मतलब उसकी एनर्जी जीरो ऑलमोस्ट, ठीक है, जो उसको एनर्जी मिल रही है वो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में, ऐसे कनेटिक एनर्जी जीरो थी उसकी, तो जीरो कनेटिक एनर्जी का था। बट अब क्योंकि वो हमारे फोटोन से मिला, फोटोन ने थोड़ी सी एनर्जी उसको दे दी, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो मोशन में जाएगा, मोशन में जाएगा तो वेलोसिटी आएगी और मोमेंटम भी। So yes, which thereby gain energy and momentum and are ejected from the material. तो इजेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नॉलेज है तो पता है कि मटेरियल से इजेक्ट आउट होता है, नॉकआउट होता है, मटेरियल से बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं इट इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मटेरियल, इसका मतलब मटेरियल में कहीं ना कहीं बाउंडेड होता है, तो एग्जैक्टली फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, इट इज कंसीडर्ड टू बी फ्री। आई होप दिस डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, क्योंकि इतना डिटेल में इस डेफिनेशन को और समझाया नहीं जा सकता, एंड आई नो कि और कहीं किसी वीडियो में इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस डेफिनेशन की तो नहीं मिलेगी, बट येस दिस मच आई नो, नाउ यू कैन टेल इट टू ईच एंड एवरीबडी आउट देयर, यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन योर ओन, राइट? सो यू कैन पोज द वीडियो ओवर हियर, you can draw the diagram, a free hand diagram on your own, and you can understand the concept in a couple of minutes. Alright, now what is Compton recoil electron? The electron liberated from the target are called Compton recoil electron. तो बस इतनी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन टारगेट से बाहर निकल गए उसे कहते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और कॉम्पटन क्यों? क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग स्टडी कर रहे उसके लिए। नेक्स्ट है मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट। नाउ व्हेन एक्स रे और द गामा रे स्ट्राइक द टारगेट, दे इम्पार्ट सम ऑफ द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। यही होगा, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी गई, ये बताया मैंने पहले, विच देयर बाय रिकॉइल, और वो आगे रिकॉइल कर जाता है, वो टारगेट मटेरियल से लिबरेट हो जाता है। द एक्सरे देमसेल्फ गेट्स स्कैटर्ड विद द लोअर एनर्जी। आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग एज वेल कि जो एक्सरे है वो लोअर एनर्जी के साथ आगे स्कैटर हो जाती है। और ये चीज हमेशा याद रखो, हमने कुछ प्लस वन प्लस टू में टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग किया है, जिसमें एक होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग। जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग, चलो पहले इलास्टिक समझ लेते हैं, अच्छी है वे, फेवरेबल होती है। जब इलास्टिक स्कैटरिंग हो तो मानो एक ऑब्जेक्ट पी ए, दूसरा ऑब्जेक्ट पी बी, जब ये एक दूसरे से आपस में आके मिलते हैं ना, सपोज पी बी वॉज एट रेस्ट, पी ए वॉज इन मोशन, तो इसके बाद जब ये आगे मूव ऑन करना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो जो इनकी एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। और वहीं अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो जैसे हमारा फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को मिलता है, फिर आगे फोटोन निकल जाता है, तो अब फोटोन की जो ये एनर्जी में है चेंज आता है, देयर इज ए चेंज इन द एनर्जी। हाई एनर्जी फोटोन कन्वर्ट्स टू इन अ लो एनर्जी फोटोन। Okay, so the X-rays get scattered with the lower energy and hence a longer wavelength. अब ये कैसे आया, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि E equals to H न्यू होता है और C that is speed of light equals to lambda that is wavelength of light into frequency होता है। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं, that is C by lambda। यहां इसे पुट करते हैं तो H C by lambda आती है एनर्जी, जिसे पता चलता है एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर एनर्जी लोअर एनर्जी हो रही है, अगर लोअर एनर्जी हो रही है, ओके, तो एनर्जी क्योंकि लोअर हो गई है तो क्यों एनर्जी एंड वेवलेंथ दे हैव एन इनवर्स रिलेशन, लोअर एनर्जी मींस हायर वेवलेंथ, इजी। तो अब देखो क्योंकि एनर्जी लोअर हो चुकी है, इसका मतलब वेवलेंथ हाई हो गई, तो वही यहाँ पे बात लिखी है। The X-rays themselves get scattered with a lower energy, hence a longer wavelength. These scattered radiations are observed in the spectra and are referred as the modified component of Compton scattering. तो Compton scattering होने के कारण there is a change in the wavelength. तो ये जो change in wavelength आया है, ये जो new component of wavelength बन के आया, that is the modified component, that is the changed component of wavelength. वही number 2, unmodified component. Some of the incident radiations are scattered without any change in wavelength and energy. कहते कुछ ऐसी भी
इंसिडेंट रेडिएशन होती है जो आती है, जैसे सपोज मैंने इस केस में बताया था, यहां हमारा फोटोन आया, यहां इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, उसके बाद नो एनर्जी चेंज के साथ वो आगे चला गया। दैट मीन्स कि मोमेंटम एंड एनर्जी में कोई फर्दर चेंजेस नहीं आए। दैट इज अ इलास्टिक कोलिजन वहां हुआ, इलास्टिक स्कैटरिंग हुई, जिस कारण एक अनमॉडिफाइड कंपोनेंट स्पेक्ट्रम में दिखेगा। मतलब वो सेम टू सेम वेवलेंथ हमें रिपीटेड दिखेगी। सपोज पहले जो भी लाइट आ रही थी उसकी वेवलेंथ थी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में वेवलेंथ बढ़ के सपोज 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। वहीं अगर इलास्टिक कोलिजन देखेंगे तो वो सेम टू सेम 5000 एंगस्ट्रॉम रहेगी। तो जब हम इसका एक स्पेक्ट्रा देखेंगे तो स्पेक्ट्रा में एक 5000 की लाइन हमें शो होगी। नाउ कॉम्पटन शिफ्ट, द चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। वेरी सिंपल, जैसे पहले वेवलेंथ थी लेमडा और बाद में वेवलेंथ होगी लेमडा डैश, एंड एज आई टोल्ड यू मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर, तो lambda dash minus lambda is going to give you a positive value which is known as the Compton shift. So I hope all the definitions regarding the, or I should say related to the Compton scattering are clear to you people. So let's skip it and move further to the experimental setup. What is the experimental setup for the Compton scattering? A schematic diagram of the apparatus used by Compton is shown in the figure. A carbon target was bombarded with monochromatic X-rays of wavelength lambda. तो हुआ क्या, सबसे पहले X-ray का सोर्स है. You must have seen things like this. जब भी अंदर कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है या एक्सरे या गामा रे जैसा कुछ सोर्स है, तो उसके अराउंड हम ऐसे एक ही स्लिटिंग बना देते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं. इसका काम क्या है, इसके आगे हम बिल्कुल थोड़ी सी स्लिट रखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ रेडिएटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, हमें चाहिए थोड़ी, हमने लाइट का बल्ब थोड़ी जला रहे कि हमें हर जगह रोशनी चाहिए. हमें सिर्फ एक स्लीक ऑफ लाइट चाहिए, जो कैसे ऑब्टेन हो सकती है. हम अगर लाइट को एक बॉक्स में डाल के बॉक्स में एक ही ओपनिंग रखेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लाइट आगे फॉरवर्ड करेगी. अब आगे हमारे पास कॉलीमेटर. कॉलीमेटर क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ स्लिट. एक स्लिट बना दी, उस स्लिट में से अब क्या होगा, ऐसे डिस्पर्स्ड लाइट है, देखो एक सिंपल सा एक छोटा सा भी बल्ब ऑन करते हैं तो लाइट ऐसे स्कैटर होकर आती है, हेडलाइट स्कैटर होकर आगे जाती है, राइट. तो वहीं अगर हम आगे से एक स्लिट लगा दे तो वो स्लिट में से बस थोड़ी सी इतनी सी लाइट आगे जाएगी तो एक्सरे की बीम बन के जाएगी, जिसके कारण वो मोर फोकस्ड, मोर इंटेंस. अब आगे हमने रखा है एक कार्बन टारगेट, ऊपर लाइन में लिखा भी है कि कार्बन टारगेट इज देयर इन द पाथ. अब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आ रही है एक वेवलेंथ लेमडा के साथ और वो किसको बम्बार्ड कर रही है, विद द कार्बन टारगेट. द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज वाज मेजर्ड विद एन एक्सरे डिटेक्टर. तो अब आगे रखा है एक एक्सरे डिटेक्टर जो मूवेबल होता है. अब वो मूवेबल एक्सरे डिटेक्टर एक्सरेज को डिटेक्ट करता है, विच वॉज एक्चुअली अ रोटेटिंग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर. द इंटेंसिटी वॉज डिटरमाइंड एट वेरियस स्कैटरिंग एंगल्स. अब अलग अलग एंगल्स पे स्कैटरिंग की गई और इसमें इंटेंसिटी देखा गया बाय मूवेबल आयनाइजेशन चैम्बर दैट जनरेटेड अ करंट प्रोपोर्शन टू द एक्सरे इंटेंसिटी. तो होगा क्या, अब अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग थीटास की वैल्यू के लिए हम इसे नोटिस करेंगे. हो क्या रहा है, लेट मी टेल यू एवरीथिंग. सबसे पहले तो यहां से आ रहे हैं फोटोन्स, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, फिर ऐसे तो सीधे जाना चाहिए था, बट अब फोटोन्स ऐसे डायरेक्ट किसी एंगल पे एक थीटा एंगल बनाकर आगे स्कैटर अप हो गए हैं. तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन ने जो एंगल बनाया दैट इज थीटा, और जो स्कैटर्ड फोटोन्स हैं एक्सरेज के उसको एक्सरे डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट. Now, the experimental intensity versus wavelength plot observed by Compton for different scattering angles. अब क्या करेंगे, अब अलग अलग एंगल्स पे स्कैटरिंग की जाएगी, अलग अलग एंगल्स के लिए अब हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करेंगे. नंबर 1, ईच स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट. तो क्या हो क्या रहा है, हर एक जो भी हमारी स्कैटर हुई रेडिएशन है उसके 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं. नंबर 1, एन अनमॉडिफाइड कंपोनेंट. कहता है एक बिना मॉडिफिकेशन वाला कंपोनेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, एक लैम्डा वाला कंपोनेंट होगा which has the same wavelength as the incident X-ray. Number 2, a modified component which has a longer wavelength than the incident X-ray. ये हो गए. तो कोई भी रेडिएशन आती है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मॉडिफाइड एक नॉन मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड. नंबर 2, the wavelength of each modified component lambda dash increases with the increase in the scattering angle. तो अब ये पॉइंट हाईलाइट किया जा सकता है कि lambda dash जो है it increases with the increase in the scattering angle. मतलब lambda dash में और थीटा में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट व्हाट हैपेंड टू दिस, ओके, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होने वाली है लैम्डा डैश में और थीटा में. आगे जाके जो आर्टिकल करेंगे डेरिवेशन उसमें भी हमें ये शो होगा. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं. अब देखो हमारे पास हम वेवलेंथ
यहाँ पे साथ में हमने वेवलेंथ लिया है, यहाँ हमने इंटेंसिटी लिया है। अब हो क्या रहा है देखो, नंबर 1, जब स्कैटरिंग हुई है थीटा इक्वल्स टू 0 पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 135 डिग्री की स्कैटरिंग, मतलब 0 डिग्री की स्कैटरिंग का मतलब हुआ अगर एक्सरे यहां से आई और यहीं से आगे जा रही है तो इसका मतलब 0 डिग्री की स्कैटरिंग। वहीं अगर एक्सरे यहाँ एक 45 डिग्री बना रही है तो 45 डिग्री की, वहीं एक्सरे अगर ऐसे जाती है तो दैट इज 90 डिग्री की, और उससे ज्यादा तो 135 डिग्री की स्कैटरिंग। तो 4 एंगल्स लिए हैं। पहला देखो, जब 0 डिग्री पे स्कैटरिंग हुई है तो थीटा की वैल्यू 0 रखने पर सिर्फ एक वेवलेंथ शो हो रही है, दैट इज लैम्डा, कोई मॉडिफाइड कंपोनेंट नहीं है। वहीं जब 45 डिग्री पे हुई तो एक हमें मॉडिफाइड कंपोनेंट लैम्डा डैश शो होने लगा, और देखो लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा से बड़ी, क्योंकि साथ में हमारे पास वेवलेंथ है। सपोज दिस वेवलेंथ इज 10 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 20 30 एंगस्ट्रॉम, 40 50 एंगस्ट्रॉम से जो भी है आगे जा रही है। तो देखो हमारे पास लैम्डा और लैम्डा डैश में हमें फर्क दिख रहा है। जब 90 डिग्री करते हैं तो जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा से काफी बड़ा हो जाता है। वहीं 135 में देखो दोनों के बीच में और भी वेरिएशन आ जाती है। तो दैट इज द वेरिएशन, और वी कैन से द कॉम्पटन शिफ्ट इंक्रीजेस, दैट इज आई कैन से डेल्टा लैम्डा इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे ये डेरिवेशन भी हम शो भी करेंगे। डायग्राम्स दोनों देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की 1 एंड वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ 2। नाउ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, देखो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन तो कोई कहेंगे ही नहीं, क्योंकि क्लासिकली इसे एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियोरी, व्हेन एक्सरे बीम पासिस थ्रू द टारगेट इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन विद इन द टारगेट। तो कहते हैं क्लासिकल क्या कहती है कि जब एक्सरे आई तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है ऑन द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अंडरगोइंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो कहते हैं जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है तो वो फोर्सफुली ऑसिलेशंस करने लगते हैं। एंड देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल थ्योरी सच ऑसिलेटिंग चार्ज गिव्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहते हैं जब वो ऑसिलेशन करने लगते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो कहते हैं उसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट 1। तो कहते हैं देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आया मेरे पास एक h न्यू एनर्जी के साथ में इंसिडेंट फोटोन। मैं सिर्फ एक फोटोन की बात करी, बीम हम कंसीडर कर सकते हैं इसके लिए। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब जो फोटोन आता है जिसके आसपास क्या बना देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है सपोज बैक एंड फोर्थ मोशन शो करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। जब वो ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो देखो एच न्यू लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देनी शुरू कर दी। तो कहते हैं जब ये रेडिएशंस दे रहा है ना तो एक लाइट एमिट करता है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एच न्यू। ठीक, यही बात इसने कही है। देखो ये लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। सच ऑसिलेटिंग चार्ज गिव्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट 1। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग दिस प्रिडिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड कंपोनेंट। तो देखो पता तो चल गया, एच न्यू भेजा था, एच न्यू आ रहा है, इसका मतलब न्यू इज सेम। अगर न्यू सेम है तो लैम्डा शुड बी सेम। तो कहता अनमॉडिफाइड कंपोनेंट क्यों आता है वो तो चलो समझ आ गया, बट इट डज नॉट प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कॉल्ड द मॉडिफाइड कंपोनेंट। कहते हैं मॉडिफाइड कंपोनेंट तो आ ही नहीं रहा, आएगा कैसे? क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले कहता है कि एक फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन के पास जब आता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इलेक्ट्रॉन के आसपास। फिर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो फोर्सफुली ऑसिलेशंस करने लगता है। जब वो फोर्सफुली ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसी टाइम पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है न्यू फ्रीक्वेंसी का, जिसके कारण वो जो अनमॉडिफाइड कंपोनेंट क्यों आ रहा है वो तो पता चल जाता है, लेकिन मॉडिफाइड के बारे में पता नहीं चलता। तो यहीं से फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन हो जाता है। आगे हम चलते हैं क्वांटम एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन फाउंड अ सिंपल एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो कहता कुछ एजम्पशंस लेकर चला और उसे कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव होता है। नंबर 1, द एक्सरेज आर कंपोज्ड ऑफ फोटोन्स। कहता है एक्सरेज किसकी बनी है? फोटोन्स की बनी है, और वो फोटोन्स जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। फोटोन्स की एनर्जी एच न्यू होती है, फोटोन्स का मोमेंटम P equals to H upon lambda होता है। तो do you guys have an idea from where we have this value P equals to H by lambda? So this is from nowhere else but de Broglie, D should be small, okay, de Broglie hypothesis. It gives a direct relationship between momentum and wavelength. Well, it's an inverse relationship by the way. So inverse relationship between momentum and
wavelength of the incident light. So we will be discussing about the de Broglie hypothesis in the next video. So if you want to check the link of it, I will put that in the description box as well. Okay, so the X-rays are composed of photons. तो कहते हैं सबसे पहले X-ray जो है वो photons की बनी होती है, which behave as particle. और जो X-ray है वो particles की तरह behave करती है. Energy h nu होती है, momentum h by lambda होता है. The electrons are assumed to be free. इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया गया. अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो को बोला था कि एज्यूम किया जा रहा है, इट इज नॉट नेसेसरीली फ्री. तो इलेक्ट्रॉन को फ्री माना जा रहा है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कहता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो दोनों आपस में बाइंडेड है. कहता बट इट इज मच लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट एक्स रे फोटोन. कहता है लेकिन एक्स रे के फोटोन कितनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ. तो देखो यार 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं नहीं दिखते, तो इसीलिए हम इसको फ्री मानकर चल रहे हैं. नाउ द इलेक्ट्रॉन आर एज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी. नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, फ्री तो है ही बट साथ में स्टेशनरी भी है. एंड द कोलिजन बिटवीन देम इज इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन भी मान के चल रहे हैं. सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं हम. इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी एच न्यू के साथ आ रहा है, टारगेट इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है. इसके बाद जाना सीधा चाहिए था, उसके बदले जाता कैसे है, स्कैटर होकर थीटा एंगल बना देता है हमारे इंसिडेंट फोटोन के साथ. और वहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल बनाता है. और अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू नहीं है, चेंज होकर एच न्यू डैश हो गई है. न्यू डैश इज द चेंज्ड फ्रीक्वेंसी. कंसिडर एन एक्स रे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी एच न्यू अप्रोचिंग एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन मैटर. When the photon collides with the electron, part of its energy is imparted to the electron, which is ejected with the velocity v at the angle phi with respect to the incident beam. The photon is scattered at an angle theta with the frequency nu naught. And I have told you about all these things. सब कुछ मैंने डायग्राम में बताया. Since the scattered radiation contains wavelength other than the incident one, the phenomenon is called incoherent scattering. तो कहता है अब होता क्या है, h nu थी हमारे पास एनर्जी, जैसे न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है तो लेमडा हमारा वेवलेंथ हो गया. लेकिन अब क्योंकि हमारी एनर्जी में चेंज आया, मतलब हमारा न्यू डैश बन गया है, तो हमारे पास एक लेमडा डैश भी आएगा. सो देयर इज अदर देन द इंसिडेंट वन हमें अलग वेवलेंथ को मिल रही है. तो दैट दिस फिनोमेनन इज इनकोहेरेंट स्कैटरिंग. तो कहता है क्योंकि आने तो सिर्फ लेमडा चाहिए थी, लेमडा के बदले लेमडा डैश आ रही है, तो इसको हम कहेंगे इनकोहेरेंट स्कैटरिंग. क्योंकि देखो लेमडा की एग्जिस्टेंस तो हमें क्लासिकल भी एक्सप्लेन कर देता है. लेमडा डैश कहां से आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही, उसे क्वांटम एक्सप्लेन करेगा. हियर द रिलेटिविस्टिक masses are used because we are dealing with the high energy photons and corresponding high velocity of the recoiled electron. अब देखो relativistic mass यूज करने जा रही है. relativistic mass is one considered when the object is in motion. तो m आ गया relativistic mass, that is equal to m naught डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. यहाँ पे मैं सब टर्म्स को बताती हूँ. एम नॉट यहाँ पे मेरा रेस्ट मास है, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है जो उसका मास होता है उसे हम रेस्ट मास कहते हैं. वहीं v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सारी चीजें क्लियर हो गई यहीं से. वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास, v इज द वेलोसिटी. अब हम दो कंजर्वेशन लेकर चलेंगे. अब हम कॉम्पटन स्कैटरिंग को प्रूव करने के लिए दो कंजर्वेशन लेकर चल रहे हैं. नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो एनर्जी की कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहले है इनिशियल एनर्जी, वो क्या होगी, एच न्यू फॉर द फोटोन, क्योंकि जो फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू थी, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर. ये कहां से आया, कुछ याद आ रहा है इसको देख के. E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं इसे. तो वही तो होगा यहाँ पे भी, बस m की जगह m नॉट यूज करेंगे, रेस्ट मास. फाइनली क्या होता है, फाइनल एनर्जी हमारे है एच न्यू डैश, क्योंकि एच न्यू की एनर्जी चेंज होकर एच न्यू डैश बन गई है, बल्कि एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बदलकर एम सी स्क्वायर रिलेटिविस्टिक मास बन चुका है. करेंगे क्या, देखो यहाँ पे मैं इसको एक तरीका बता रही हूँ, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सब इजीली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पर सिर्फ एम सी स्क्वायर को छोड़ेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को इस एंड पे ले जाएंगे. इसके अलावा न्यू को लैम्डास की टर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो न्यू को लैम्डा में कन्वर्ट करने के लिए इट इज रिटन एज न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. तो देखो जहां भी, यहां से तो सबसे पहले एच कॉमन बाहर गया, अंदर क्या बनेगा, देखो इट इज सी अपॉन लैम्डा. तो आई कैन राइट इट समवेयर एल्स एज वेल. सो इट इज एच न्यू माइनस एच न्यू डैश माइनस, इज इट प्लस, राइट,
m naught c square equals to mc square. Now in this, write nu equals to c upon lambda. So what you can do is that यहाँ पे c चारों में है, कॉमन है, तो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा. तो h कॉमन निकाल लें तो इट विल बी, c कैंसिल आउट कर चुके हैं, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा डैश प्लस m नॉट c इक्वल्स टू m c. अब यहां m c में हम m की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो देखो यही सब स्टेप्स को फॉलो किया गया है. ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम यहां तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग करते हुए ये ध्यान रखना, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, पूरी टर्म आनी चाहिए. तो पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर 2ab कर दिया, और यहाँ पे तो इसका ओवरऑल स्क्वायर आ गया. इसके बाद यहाँ पे 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा डैश का स्क्वायर भी है, तो उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ओपन करेंगे. यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लेमडा डैश माइनस लेमडा की टर्म यहां तक बन गई. अब करना क्या है, यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर जो टर्म है और यहाँ पे भी एम नॉट सी स्क्वायर की एक टर्म है, दोनों को कोलैब कर देंगे. इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस टर्म इज सॉल्व्ड, और फिर हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी. तो सबसे पहले टर्म देखते हैं क्या है, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ये तो हमारा बेस है, तो मैं सिंपली एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल रही हूँ. एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ गया. वी हैव 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1. ये सारी टर्म्स आ गई एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद. तो देखो इट इज एम नॉट स्क्वायर, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द स्क्वायर विद एम नॉट. इट इज एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1. आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दिस वन. यहाँ मैंने सिर्फ इनका एलसीएम लिया है. फिर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ये सी स्क्वायर ऊपर चली गई टर्म, तो मैं इसको चलो ऐसे लिख देती हूँ स्टेप में. ये स्टेप आ गया इजीली, ये सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, ये ऐसे न्यू पर आ जाएगा. अब इसके बाद एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ये और ये यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो इट इज सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो देखो ये टर्म क्या बन गई, इट इज एम नॉट स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो अब इसमें से सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, ना तो कैंसिल आउट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. तो वी विल गेट दिस ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. हाउ, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड दिस बाय सी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, दिस बाय सी स्क्वायर ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. सो दिस इज द टर्म दैट वी हैव इन आवर हैंड्स. तो यहां देखो मेजर फर्क कहां आता है, दैट सी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर, बाकी टर्म वी हैव इन आवर हैंड्स. सिमिलर स्टेप्स वुड बी टेकन इन द केस ऑफ मोमेंटम एज वेल. अब एंड हम मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे. तो देखो P इज द एनर्जी, सॉरी P इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन प्लस PE which is the momentum of electron equals to P dash, that is the change in momentum, that is the new momentum of photon, and PE dash is the new momentum of the electron. तो अब देखो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए सिंपल इलेक्ट्रॉन, हम उसको लेकर चलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, राइट. तो देखो इतना तो मैं जानती हूँ कि इलेक्ट्रॉन वाज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, इट वाज एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, तो जिसके कारण मास इंटू 0 करना पड़ेगा फॉर द केस ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई तो मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगा 0. तो इट इज पी प्लस 0 इक्वल्स टू पी डैश प्लस पीई डैश. फिर से मैंने बोला सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाली टर्म को यहाँ छोड़ो, बाकी सब कुछ को उधर कर दो. पी माइनस पी डैश इक्वल्स टू पीई डैश. अब क्या करेंगे, कन्वर्ट. पहले भी किया था हमने, न्यू से कन्वर्ट किया था लैम्डास वाले में, तो इसमें भी वैसे ही कन्वर्जन करेंगे. तो देखो सबसे पहले बनेगा क्या क्या, कैसे कैसे. स्क्वायरिंग करते हैं पहले, पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस 2p पी डैश 2p पी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू पी डैश का स्क्वायर. अब कॉस थीटा कहां से है ये समझते होंगे, तो देखो ध्यान से ये वेक्टर्स हैं, हम यहाँ पे वेक्टर्स का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं. तो यहाँ बनेगा क्या बेसिकली, ये इट विल टर्न आउट टू बी p वेक्टर माइनस p डैश वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू p वेक्टर का स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस p डैश वेक्टर का स्क्वायर जिसे लिखा जा सकता है p डैश स्क्वायर
-2p.p डैश, तो इसको लिख सकते हैं -2p cos थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की जगह पे। तो ये हैंड सॉल्व हो गया और इस हैंड के लिए भी सिमिलर आ गया। अब करना क्या है, अब वैल्यूज को चेंज करेंगे। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के केस के लिए तो mv ही यूज करते हैं। p मतलब फोटोन, सॉरी मोमेंटम की वैल्यू हो गई मास इंटू वेलोसिटी, तो m² v²। यहाँ पे हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, फोटोन्स को। तो फोटोन के लिए हमारे पास जो एनर्जी है उसी एनर्जी से रिलेट करके हम निकालेंगे मोमेंटम और उसको हम यहाँ पे कर देंगे यूज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि E की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू mc²। सही है, E की वैल्यू है mc²। m की वैल्यू क्या हो गई, E डिवाइडेड बाय c²। ठीक, फिर मुझे पता है P की वैल्यू होती है m इंटू सी, ये भी ठीक। तो P की वैल्यू हो जाएगी E बाय c² इंटू सी। ठीक है, आगे P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय C एंड E की वैल्यू क्या होती है h न्यू। तो फॉर्मूला बन गया ना h न्यू बाय C। ठीक है, एकदम बेसिक फॉर्मूला से ही शुरू किया है। देखो E इक्वल्स टू mc², एकदम बेसिक फॉर्मूला, m की वैल्यू निकाल ली। P इक्वल्स टू mc, क्योंकि देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है v, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं P इक्वल्स टू mv, लेकिन प्रोटॉन के लिए m इंटू सी आता है, सॉरी फोटोन के लिए। अब क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे E बाय c² इंटू सी, E बाय सी आगे वैल्यू, तो P इक्वल्स टू h न्यू बाय c। तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे h² न्यू² बाय c² प्लस h² न्यू डैश² बाय c² माइनस 2h² न्यू डैश ओवर c² cos थीटा इक्वल्स टू m² v²। अब फिर से न्यू की कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ लेमडा करेंगे। तो देखो मुझे ये पता है न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा होता है, तो यहाँ पे देखो न्यू होता है, चलो c इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू होता है। मेरे पास जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जो मेरी फॉर्म है इट इज न्यू बाय c की फॉर्म है, करेक्ट। तो देखो न्यू बाय c क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यू बाय c विल बी 1 बाय लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है। तो ये आ गया h² बाय लेमडा स्क्वायर प्लस h² बाय लेमडा डैश स्क्वायर माइनस 2h² बाय लेमडा डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू m0² v² बाय 1 माइनस v² c², क्योंकि यहाँ पे हमने m की वैल्यू को पुट कर दिया। सारे स्टेप्स हो गए। करना क्या है, अब एक इक्वेशन हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिली, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिली, सबट्रैक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, इजीली सबट्रैक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म है h² बाय लेमडा स्क्वायर, h² बाय लेमडा सबट्रैक्ट। अगली टर्म है h² बाय लेमडा डैश स्क्वायर, सबट्रैक्ट। यहां से माइनस 2h² ओवर लेमडा डैश बच जाएगी, अगली टर्म वो बच जाएगी और तीसरी टर्म वो भी बच जाएगी। तो सारी ये टर्म्स बच गई इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये टर्म्स में 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन साइड कर दिया जाए, तो 2h² बाय लेमडा डैश इज कॉमन, तो उसे हम कॉमन कर देंगे और उस साइड पे ले जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद 2h m0c लेमडा डैश माइनस लेमडा ओवर लेमडा डैश दैट इज इक्वल टू 2h² ओवर लेमडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, जो सेम है दोनों साइड पे वो कटिंग हो जाएगा। जैसे लेमडा डैश कटिंग आउट, 2h यहां से कट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद लेमडा माइनस लेमडा डैश, सॉरी लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल्स टू h ओवर m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग। लेमडा माइनस I always say it like lambda minus lambda dash equals to h over m0c cos theta minus 1. So that's why I have a problem with this. But okay, lambda dash minus lambda, it's going to give you a positive value that is equal to h over m0c 1 minus cos theta. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, lambda dash minus lambda मैंने बोला था क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करती है, h पे, m0c पे, 1 माइनस कॉस थीटा पे। तो बड़े ध्यान से देखो, h इज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा पे। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ टारगेट मटेरियल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो डेल्टा लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। हो गया कहीं ना कहीं शो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि डिपेंड्स अपॉन, तो देखो कॉस थीटा पे डिपेंड करिए, हमने थीटा पे डिपेंडेंस दिखाई थी। अब देखो यहाँ पे हम h की वैल्यू फिट कर दे सकते हैं, m0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, mc की वैल्यू पुट करते हैं, तो इससे हमें लेमडा c की वैल्यू मिलती है। लेमडा c क्या है हमारे पास,
h over m naught c, this quantity is known as Compton wavelength. Compton wavelength इसे lambda c से डिनोट करते हैं. इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 0.0242 एंगस्ट्रॉम. तो बस ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, और इसको न्यूमेरिकल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है. अब यहां से देखो लैम्डा डैश, इसे हम लिखेंगे कैसे, ये पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा सी. तो आ गया लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्लस लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाता है. अब करना क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द मॉडिफाइड रेडिएशन इज लार्जर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. कहते हैं क्योंकि लैम्डा डैश लैम्डा से बड़ा है. ठीक है, इट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा. लैम्डा डैश जो है कहीं ना कहीं लैम्डा पे डिपेंडेंस शो करता है, थीटा पे डिपेंडेंस शो करता है, और इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल पे. लैम्डा यहाँ पे अनमॉडिफाइड कंपोनेंट है, लैम्डा डैश हमारा मॉडिफाइड कंपोनेंट है. तो ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है. अब इसके बाद करेंगे क्या, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 करने पर कॉस थीटा 1 आ जाएगा. तो 1 माइनस 1 0, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा. सेकेंड केस लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्लस लैम्डा सी, दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा सी. थर्ड केस में हमने 180 डिग्री ले लिया, दैट इज -1 वैल्यू आएगी, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम ऑफ कॉम्पटेंट वेवलेंथ आती है. यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आफ्टर दिस there is an expression for kinetic energy of the recoil electron, and if you want to you can comment it down in the comment section. I'll make a separate video for this. I don't know why the focus is not clear in this video. Okay, now so the kinetic energy of the recoil electron, if you want me to make a video on this you can comment it down in the comment section. Well, only part left for this video is the explanation of the unmodified component in the Compton effect according to the quantum mechanics. The electron was assumed to be a free electron in the above discussion. कहता हमने तो यही मान के चला इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन देखो फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाउंड है चाहे थोड़ी एनर्जी से हो. बट इन रियलिटी द इलेक्ट्रॉन इज नॉट टोटली फ्री. इट मे बी लूजली और टाइटली बाउंड टू द एटम. फॉर द केस ऑफ लूजली बाउंड above approximation is valid, but for the case of tightly bound electron, the impact of the incident photon on the electron will be small and the electron will remain in its initial state. Instead, in such a case, the collision is considered to take place between the incident photon and the entire target. यही तक इसको ब्रेक करते हैं, समझाती हूँ. पहला केस तो ये चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को लेकर गया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया, फोटोन स्कैटर हो गया, दैट्स इट. अगर लेकिन फोटोन आता है और किसी अंदर के इलेक्ट्रॉन पे टारगेट करने की कोशिश करता है, तो कहता है वो इतनी टाइटली बाउंड होता है हमारे न्यूक्लियस के साथ कि अब जैसे मानो मैं इसको धक्का दे, मतलब मानो मैं ये कैप को इससे अलग करना चाह रही हूँ विद माई फिंगर्स, तो मैं इसको ऐसे सिर्फ एक ऐसे फोर्स देती हूँ, थोड़ा थोड़ा फोर्स देती हूँ, तो ये बाहर नहीं निकल रहा. और बेसिकली ये तो मैंने सिर्फ पकड़ रखा है, बट ऐसे फोटोन ने इसे पकड़ नहीं रखा होगा. अब देखो दो केसेस शो करते हैं. ये है लूजली बाउंड का केस, लूजली बाउंड का केस, ये फोटोन आया, ओके आई थिंक दिस विल वर्क लाइक दैट. ओके, ये फोटोन आया, ये लूजली बाउंड था, आराम से बाहर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट वहीं अगर फोटोन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पे आके अटैक करता है जो एक बहुत टाइटली बाउंड है विद द न्यूक्लियस, तो बेसिकली फोटोन और पूरे टारगेट के बीच में प्रॉब्लम आएगी. मतलब ये रहा मेरा फोटोन, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा पूरा का पूरा एटम. तो जब मैंने एक फोटोन को लेकर आई एक टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के पास में, तो देखो फोटोन पूरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे की है. सो द होल एटम टेक्स द रिकॉइल मोमेंटम. तो कहता है पूरा का पूरे एटम पे रिकॉइल मोमेंटम का इफेक्ट आने वाला है. द इक्वेशन गेट्स मॉडिफाइड टू डेल्टा लैम्डा आ गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, दैट इज h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा. यही था. तो यहाँ पे देखो पहले जो फॉर्मूला करते हैं दैट इज h ओवर स्मॉल m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट. बट अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं कैपिटल M नॉट. कैपिटल M नॉट क्या है, इट इज द मास ऑफ इंटायर एटम. तो देखो लैम्डा डैश और M नॉट में इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर M नॉट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो वही हो रहा है. देखो M नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द एंटायर एटम, देन डेल्टा लैम्डा बिकम प्रैक्टिकली 0.
सिंस एम नॉट इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एम नॉट। जैसे एक्सप्लेन द अनमॉडिफाइड कॉम्पोनेंट, कहते होगा क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेल्टा लेमडा की वैल्यू है h ओवर स्मॉल एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मान लो ये स्मॉल एम नॉट की वैल्यू देखो 10⁻31 के ऑर्डर की है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ केजीज। तो यहां मैं इसको पुट करती हूं तो ये एम नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल है, जिसके कारण डेल्टा लेमडा की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है। बट वहीं अगर मैं कैपिटल एम नॉट की कोई वैल्यू लेती हूं और कैपिटल एम नॉट की वैल्यू चलो इन टर्म्स ऑफ सभी एटम्स के लिए अलग अलग वेट जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्ट्स पे डिपेंडेंट। तो चलो मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर है 10⁻⁻19 या 20 के ऑर्डर का। अगर मैं ये यहां पुट करती हूं तो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एम नॉट एंड दैट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा लेमडा। एक डिक्रीज आ जाएगा इसमें इंक्रीज करते ही, उससे क्या होगा, डेल्टा लेमडा की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी और लेमडा डैश इक्वल आएंगे, क्योंकि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा विच इज इक्वल टू 0। तो लेमडा डैश आ गए इक्वल, जिससे हमें पता चलता है कि जो मॉडिफाइड कंपोनेंट है अब वो अनमॉडिफाइड के इतना के इक्वल ही होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी सी द अनमॉडिफाइड कंपोनेंट। अब हमारे पास देखो मॉडिफाइड कंपोनेंट क्यों आया ये पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास स्कैटरिंग हुई है, स्कैटरिंग होने के कारण ये फोटोन अच्छी बड़ी एनर्जी से आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा तो कम एनर्जी से जाएगा, ये तो पता चल रहा है। पर सेम एनर्जी से क्यों जाता है उसका रीजन है कि अगर हमारा फोटोन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को अटैक करे जो टाइटली बाउंड हो विद द न्यूक्लियस, तो हमारा फोटोन एग्जैक्टली पूरे के पूरे एटम के साथ में कॉम्पटन इफेक्ट शो करने लगता है, जिसके कारण एम नॉट की वैल्यू इंक्रीज करने से डेल्टा लेमडा की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है और लेमडा डैश और लेमडा इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं अनमॉडिफाइड कंपोनेंट और मॉडिफाइड कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग होने के बाद भी अनमॉडिफाइड कंपोनेंट शो होता है। इफ change that is delta lambda equals to lambda dash minus lambda is very small, then there is hardly any difference between the Compton result and the classical result. This is an example of correspondence principle according to which at certain limit the quantum theory becomes indistinguishable from the classical theory. कहता है अगर हम बात करते हैं कि there is no change in lambda, तो हमें याद है क्लासिकल थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था। क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कि अनमॉडिफाइड कंपोनेंट तो होगा बट मॉडिफाइड कंपोनेंट की उसने कोई बात नहीं की थी। तो देखो अब हम भी जो शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि अनमॉडिफाइड कंपोनेंट होता है, हम भी वही शो कर रहे हैं, क्लासिकल भी वही शो कर रहा था। तो कुछ कुछ जगह जहां क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में सेम रिजल्ट्स आए तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। कहता है कहीं कहीं कुछ लिमिट्स पे क्वांटम थ्योरी जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है क्लासिकल थ्योरी से, तो वो पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम फ्रॉम हेयर। और ये 2 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है अबाउट द अनमॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। सो दिस एंड्स द टॉपिक ओवर हेयर। So thanks for watching till the very end and do like the video if you like the content.